ख्वाब जिंदगी को कभी संवारते हैं, अजाड़ते हैं और कभी वीरानियों और तन्हाइयों में भी धकेल देते हैं। मेरी जिंदगी जिन बर्बादियों की नजर हुई है, वो सब खुद मेरी नादानियों के सबब है। कोई और कसूरवार होता तो इसका दामन पकड़ती और खुद को इस करब से निकाल लेती। मैं खुद को कसूरवार ठहराती हूँ, मगर सजा नहीं दे पाती। मेरी तरबियत में कुछ कमी थी या फिर लाड प्यार ने मुझे तबाह किया, समझ नहीं पाती। माँ बाप की तरफ से तो कभी दुखों की हल्की सी आंच भी मुझ तक नहीं आने दी गई, लेकिन चंद झूठे और बेतरतीब ख्वाबों की तबीर पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। माँ ने सुल्ताना नाम रखा और कुदरत ने शहजादियों सा हुस्न दिया। अकल वाओ जहानत भी मिली थी, मगर काम ना आई। नौ उम्री के हसीन और खतरनाक दूर ने मुझे राह से भटका दिया। मैं एक खुशहाल घराने की फर्द, 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। खुश नसीबी ये थी कि चारों भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। वालिदैन भी हर वक्त मेरी बात सुनने के मुंतजिर रहते और मुझे नाज बरदारियों में लगे रहते थे, लेकिन मैं बदनसीब उन मुक़द्दस रिश्तों की कदर ना कर सकी। सच्ची उल्फत के उन आबगीनों को ना संभाल सकी और तिनकों की मानिंद रिल गई। मेरी हर जायज़ वाव नाजायज़ ख्वाहिशों का एहतराम करने वाले मुंह देखते रह गए और मैं कहां से कहां निकल गई, फिर पीता नहीं क्यों मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने तो दिख की परछाइयां ना देखी थीं, फिर ये सब किस तरह हो गया कि आज मैं खुद मजसम सवाल बिन गई हूँ। 10वीं जमात तक मेरे ख्यालात नेक और पाकीज़ा थे, मगर फर्स्ट ईयर में आते ही एकदम ख्यालात बदल गए। इन दिनों मेरे बड़े भाई बैरून मुल्क में थे। घर में पहले ही किसी चीज की कमी ना थी, फिर भाई ने और भी नए सामान के ढेर लगा दिए। मैं जिस चीज की फरमाइश लिखती, वो भेज देते। हमारे घर में हर कमरे में अलग टेलीविजन सीट था, एक वीसीआर पहले से था। भाई ने एक और भेज दिया, वो मैंने अपने कमरे में रख लिया। अब जब भी बोर होती, वीसीआर पर अपने कमरे में इंडियन फिल्में लगा लेती। इंडियन फिल्मों में जो बेहिजाबी होती है, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके बावजूद ये फिल्में इतनी दिलचस्प और रोमानवी होती थीं कि सब अपने तफरीही जज्बे की तस्कीन के लिए उनको देखना पसंद करते थे। हमारे घर में भी रफ्ता रफ्ता ये एहसास मरता गया कि हमारे 9 उम्र बच्चियों और बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। मैं मुलाजिम से रोज ही नत नई फिल्में मंगवा कर देखती और घर वाले मुझको ना रोकते। उल्टा ये होता कि जो कोई भी मेरे कमरे के करीब से गुजर रहा होता, वो भी थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठकर फिल्म देखने में महू हो जाता। बस उसी बात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं फिल्मी हीरोइनों को अपना आइडियल समझने लगी और पर्दे पर थिरकती जिंदगी मुझे जन्नत नजर आने लगी। इन फिल्मों ने मुझ पर स्लो पॉइजनिंग की तरह असर किया था। पहले मैं बेपर्दगी और फैशन को अच्छा नहीं समझती थी, मगर अब मेरी शख्सियत व आदात में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। मोहब्बत की दास्तानें देखकर दिल में अजीब तरह की ख्वाहिश जन्म लेने लगी। अब मुझको जिन्स मुखालिफ में बेपनाह कशिश महसूस होने लगी थी। मैंने अपने बनाव सिंगार पर खुसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। हर नए फैशन को अपनाना अपना फर्ज समझ लिया था। अम्मी अब्बू प्यार से समझाते थे कि ज्यादा फैशन ठीक नहीं, इससे पैसों का ज़िया होता है, और कभी मेरी दिल आज़ारी के ख्याल से मुझ पर मचने वाले लिबास की तारीफ भी कर देते थे। मेरी ख्वाबों भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी और मैं किसी फिल्मी हीरो के ख्वाब देखने लगी थी, जिसकी बुराइयों को भी अच्छाई के रूप में पेश किया जाता है। फिल्मों में तो किरदारों को इतना ग्लैमरस बना दिया जाता है कि हर बड़ा आदमी भी कशिश रखता है।
इन ख्वाबों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने सेहर में जकड़ लिया और मैं दिन रात तसव्वुरात की दुनिया में जीने लगी। अब मैं अपनी सहेलियों से बेहद मुख्तलिफ हो गई थी। मुझको लड़कों से बातें करने का शौक चराने लगा था। यूं मेरी लड़कों से राह और सुम बढ़ती चली और कई लड़कों से दोस्ती हो गई, लेकिन ये ताल्लुक फोन तक ही रहा। सहेलियां हैरान थी कि मैं किस राह चल पड़ी हूँ। जो खैर ख्वाह थीं, वो मुझको मना भी करती थीं, लेकिन उन दिनों में हवाओं में उड़ रही थी और मुझको किसी की परवाह नहीं थी। तबीयत में खुद सरी भी थी, जो मुझको अपनी मर्जी का काम करने पर मजबूर करती थी। इन सब बातों के बावजूद मैंने तालीम की तरफ से गफलत ना बरती। सहेलियां मेरे इस रवैये से खौफ खाने लगी थीं। माँ बाप को मुझ पर एतमाद था और भाई अपने अपने धंधों में उलझे हुए थे। वो मेरी जानिब कम ही तवज्जो देते थे। माँ दबे लफ्जों समझाने की कोशिश करती, मगर मैं उनकी बातों को ज्यादा अहमियत ना देती। मेरी कच्ची सोचों पर फिल्मों के रोमान परवर मनाजिर ने पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया। एफए के बाद मुझको किसी साथी की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। अब मैं फोन पर बातें करने के अलावा किसी और तरह की आज़ादी की ख्वाहां हो चली थी। उन दिनों जबकि जज्बात ने मेरे हवास मखतल कर रखे थे, हमारे मोहल्ले में एक नया घराना आकर आबाद हुआ। शहजाद उसी घराने का इकलौता चश्म वाव चिराग था। ये खाते पीते लोग थे और शहर के मुअज़्ज़ज़ीन में गन्ने जाते थे, ताहम मुझे इन बातों से दिलचस्पी ना थी। मुझे तो सिर्फ शहजाद से मोहब्बत थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और इसकी सज धज बिल्कुल मुस्लिमी हीरो जैसी थी। अब मैं उठते बैठते ख्वाबों और तसव्वुरात में खुद को उसके साथ चलते फिरते महसूस करने लगी। पहली बार मैंने उसको अपनी सहेली के घर जाते हुए देखा। वो गली के नकड़ पर खड़ा था, मुझको देखते ही हट गया। वो मुझको बिल्कुल अपने ख्वाबों के शहजादे जैसा लगा। लंबा, गोरी रंगत, मर्दाना वजाहत, मुझ जैसी किसी भी लड़की के लिए वो आइडियल हो सकता था। मैं उसको अपने मोहल्ले में देखकर हैरान थी। ये हैरानी अजनबीत के बायस थी। मेरी सहेली ने बताया कि इस लड़के का नाम शहजाद है और इन लोगों को यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं गुजरे। इसकी बारब शख्सियत ने मुझको मुतासिर किया। वो मेरी सहेली का कजिन था। अब मैं रोज बहाने बहाने से इसको देखने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ से बेनियाज रहा। शायद वो उन झमेलों में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का ख्वाहा ना था। वो एक लायक लड़का था और अब काउंसिल ऑफ स्टेटस एस की तैयारी कर रहा था, लिहाजा इसको इश्क व मोहब्बत के चक्करों से किया वास्ता। मुझ जैसी लड़की के लिए ये मुश्किल अमर था कि इसको इसका आइडियल नजर आए और वो इससे बात तक ना करे, मगर उसने खामोशी का हिसार अपनी शख्सियत के इर्द गिर्द तामीर कर रखा था, जिसको तोड़ना भी आसान ना था। अब हमारे घर वालों की उनसे वाकिफियत भी हो चुकी थी। अम्मी कई बार शहजाद के घर जा चुकी थीं और उनकी वालिदा और बहनें भी आती थीं। फिर मुझे भी शहजाद के घर जाने का मौका मिला। सोचती थी, इस बार वो बैठा होगा तो खुद बात कर लूंगी। इससे दिल के जज्बों का इजहार भी कर दूंगी, लेकिन जब वो सामने होता तो इसका रोब हुस्न मेरी जबान गिंगा कर देता था। बिलाखिर उसकी दोस्ती मेरे भाई से हो गई और वो कभी कभार हमारे घर आने लगा। मैं अभी जज्बों के इस अधेड़ बिन में लगी थी कि अब्बू ने मेरे लिए इसको पसंद कर लिया। मुझको इस बात का इल्म ना था, ना ही किसी ने मुझसे तज़किरा किया। अलबत्ता इन लोगों का हमारे घर ज्यादा आना जाना हो गया। इसकी बहनें मुझको ज्यादा अहमियत देने और प्यार से बुलाने लगें, तब भी मैं कुछ ना समझी कि रिश्ते की बात चल रही है। एक दिन मेरी सहेली समीना आई। मैंने उसको कहा,
मेरी मदद करो, मैं शहजाद पर मर मिटी हूँ, मगर वो मुझसे बात तक नहीं करता। वो हंस पड़ी और बोली, तुम किस पर नहीं मर मिटती? जो पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स थे, इनसे तो निमट लो। वो तो सिर्फ फोन की हद तक दिल लगी और वक्त गुजारने के लिए हैं। फिर मैंने कहा, मगर अब मैं संजीदा हूँ। समीना ने जवाब दिया, आखिर क्यों? वो इसलिए कि तुम मोहब्बत के मानी नहीं समझते, तुम फिल्मी इश्क करती हो और जिंदगी फिल्मी इश्क की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इन दिनों शहजाद भी कहीं पढ़ने जाता था और मैं भी कॉलेज के लिए निकलती थी। हम उम्मुमान एक ही वक्त में घर से निकलते थे। वो रोज ही मेरी जुमा की हुई हिम्मत की धज्जियां बखीरता हुआ पास से गुजर जाता था। मुझको इसकी बेनियाजी पर सख्त गुस्सा आता था, मगर मैं अपने पनदार की खातिर खुद इसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने को तैयार ना थी। फिर अचानक ही मुझको वो खुशी मिल गई जो शायद ही इस दुनिया में किसी खुश नसीब लड़की को मिली होगी। शहजाद के वालिदैन बाकायदा मेरा रिश्ता मांगने आ गए। ये मेरे वालिद साहब की कोशिशों का समर था। खैर, मंगनी के बाद मेरा बहुत दिल चाहता था कि शहजाद मुझसे बात करे, लेकिन वो बात नहीं करता था। दिल की वीरानी से तंग आकर मैंने उसकी कजिन दरदाना का सहारा लिया, जो अब मेरी दोस्त बन चुकी थी और इसकी मंगनी शहजाद के तायाजाद से हो चुकी थी। दरदाना ने खुदा जाने इसको क्या कहा और कैसे राजी किया। बहरहाल शहजाद के घर से पहले दरदाना ने मुझे फोन किया, फिर रिसीवर उसको पकड़ा दिया। मैंने बहुत खुशी भरे लहजे में पूछा, आप कैसे हैं? क्या आपको मेरी याद आती है? लेकिन जवाब में वो चुप साधे रहा, जैसे घबरा गया हो। मेरा ख्याल था कि वो मेरे मोहब्बत भरे जज्बात का खैर मकदम करेगा और मुझसे इजहार मोहब्बत करेगा, क्योंकि फ़ोन पर तो सभी लड़के ऐसा करते हैं। मगर मेरी सारी बातें और सोचें उस वक्त हुआ में भर गईं, जब उसने शादी से पहले इजहार मोहब्बत की बजाय मोहब्बत के नुकसानात पर एक लंबे लेक्चर देना शुरू कर दिया। शहजाद से बात करने के बाद मुझे मालूम हुआ, जैसे उसका दिल टूटा हवा है। यकीनन इसके साथ किसी ने बेवफाई की होगी। इसकी बातों में एहतियात का जो रंग था, वो किसी से ठोकर खाने के बाद आता है। इसने यकीनन जज्बों के इस गोरख धंधे में बहुत कुछ खोया है। फिर मैंने इस बात की तहकीक शुरू कर दी और उसके लिए शहजाद की एक और कजिन से दोस्ती कर ली, जो कुछ मेरे मिजाज से मुताबिकत रखती थी और अक्सर उनके घर आती रहती थी। मैंने अपने वली खदशात से इसको आगाह किया तो उसने वादा किया कि वो मुझको उसके बारे में सब कुछ बता देगी। महवश ने कुछ दिनों बाद मुझको बताया कि तुम ठीक सोचती हो, वाकई शहजाद को माजी में किसी से मोहब्बत थी और अब वो उसी नाकाम मोहब्बत की वजह से थका थका और बेजार नजर आता है। इसने मुझको एक बहुत दिलचस्प और फर्जी कहानी भी सुना दी, जिसके बाद मेरा दिल अपने इस ख्वाबों के शहजादे से खट्टा हो गया और मैं अपनी पहली वाली सरगर्मियों में मशगूल हो गई। मैं अपने फोन वाले दोस्तों से गपशप करती। इन्हीं में से एक नवाज था, जिसको मेरी और शहजाद की मंगनी का किसी तरह इल्म हो गया था। वो कहता था, तुम शहजाद से शादी मत करना, तुम इस से शादी करके गलती करोगी। बेहतर है कि हम यूं ही दोस्ती वाली जिंदगी गुजारें। नवाज अक्सर मुझसे कहता था कि तुम मुझसे एक बार कहीं बाहर मिलो, मगर मैं हर बार इनकार कर देती थी क्योंकि मैं बाहर मिलने से डरती थी। मेरे 4 जवान भाई थे, अगर कोई मुझे किसी के साथ घूमते फिरते देख लेता तो यकीना कत्ल कर देता। फोन पर बातें करने से तो मैं खुद को इसलिए महफूज समझती थी कि घर पर होती थी और घर वाले समझते थे कि मैं अपनी सहेलियों से बातें कर रही हूँ।
नवाज ने मुझको बहुत मजबूर किया। इन दिनों मेरी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। इसने कहा, अगर एक बार मिल लो तो क्या मजाका है। मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद तुम्हें मिलने पर मजबूर ना करूँगा, वरना उम्र भर मेरे दिल में तुमसे मिलने और तुम्हें देखने की आरज़ू रह जाएगी। इसने मुझको ये धमकी भी दी कि अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं तुम्हारी गुफ्तगू का टेप तुम्हारे शहजाद साहब को दे दूंगा। इस धमकी से मैं डर गई और उसको कह दिया कि आज शाम में खाला के घर जाने के बहाने फला शॉपिंग सेंटर में आ जाऊंगी। तुम वहीं मुझको देख लेना। मैंने यही सोचा कि वहां और भी लोग होंगे। अगर किसी ने देख भी लिया तो मैं यही कह दूंगी कि खरीदारी के लिए शॉपिंग सेंटर गई थी। खबर ना थी कि नवाज की शहजाद से जान पहचान है और दोनों हम जमात रहे हैं। दरअसल मेरी मंगनी का सुनकर नवाज के दिल में हसद की आग भड़क उठी थी और उसने शहजाद का दिल बुरा करने की कोशिश की तो शहजाद ने कहा कि अगर वो फोन पर किसी से बात करती है तो मैं उसे बुरा नहीं मानता, अलबत्ता अगर वो किसी से बाहर मिलती है तो फिर मैं इससे शादी हरगिज नहीं करूंगा। तब नवाज ने शर्त लगाई कि मैं तेरी मंगेतर से को फलां दिन फलां जगह बल्ला कर तुमको दिखा दूंगा। फोन पर मैंने नवाज को बताया कि मैं सब्ज रंग के कपड़े पहने हूंगी और मेरे हाथ में एक सब्ज रंग का रहन होगा। यही बात उसने शहजाद को कही। यूं वो भी शॉपिंग सेंटर आ गया था और एक कोने में खड़ा हो गया था, हमारा तमाशा देखने के लिए। नवाज मेरी तरफ आया। उसने मुझको एक छोटा सा गिफ्ट देकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं तुम्हें फिर कभी मुलाकात की तकलीफ ना दूंगा और ना ही फोन पर बात करने के लिए मजबूर करूंगा, क्योंकि तुम किसी की अमानत हो। वो मुझसे मुख्तसर सी बात करके चला गया। मुझको क्या खबर कि मेरी बेअक्ली ने क्या क़यामत ढा दी है। शहजाद और मेरे दरमियान जो दीवार हाइल हुई, वो मेरे अपने करतूतों की तामीर करदा थी। अगरचे अब मेरा इन लड़कों के साथ ताल्लुक नहीं था, मगर फिर भी मुझको सजा मिल ही गई। हालांकि मैंने सोच लिया था कि मैं शहजाद की अमानत में खयानत नहीं करूंगी और इसके सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करूंगी। इसके बाद हमारी मंगनी टूट गई। शहजाद मुल्क छोड़कर आला तालीम के लिए चला गया और हमेशा के लिए परदेसी हो गया, मगर उसके बाद मेरी किसी से ना बिन सकी, क्योंकि दिल में किसी एक के लिए कच्ची उल्फत घर बनाती है और वो शहजाद था। बाकी खोटे रिश्ते और खोटे सके थे। इसके बाद मैंने शादी की, मगर ये बंधन आर्जी साबित हुआ और फिर मेरी दुनिया बदल गई। वालिद साहब के इंतकाल के बाद भाइयों ने बेरुखी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो अपने घरों में खुश थे। मैंने एक वेमन वर्किंग हॉस्टल में रहाइश इख्तियार कर ली। अब मुलाजमत करती हूँ और अपना बोझ खुद उठाती हूँ। किसी से कोई गिला नहीं। आज भी शहजाद याद आता है तो आंसू निकल आते हैं। इसको भुलाना मेरे इख्तियार में नहीं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी तो उन दिनों की है जब अभी मोबाइल फोन नहीं थे। लड़कियां लैंडलाइन फोनस पर बातें करती थीं या इंडियन फिल्मों के कैसेट मंगवा कर घर में ज़हनी तफरीह कर लिया करती थीं। तब भी वो उन तफरीहात के मुस्बत पहलुओं से ज्यादा मनफी पहलुओं की तरफ माइल हो जाती थीं, तो दिल्ली दिख और सदमात से दोचार हो जाती थीं। आज का दौर मोबाइल फोन और ज्यादा आज़ादी का है। आज भी अच्छी और समझदार लड़कियां इन निमतों से फायदा लेती हैं और तरक्की करके नेक नामी के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो कम अक्ल हैं, वो उन निमतों से फायदा हासिल करने की बजाय खसारे ही खरीद रही हैं। बजाय ज्यादा तालीम याफ्ता होने के,
आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की वजह से न सिर्फ खुद बर्बादी की राह पर गामज़न हैं, बल्कि कीमती वक्त को मिट्टी में मिला लेती हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ माँ बाप की ज़िंदगी को भी बेसुकून और मलियामेट करने में लगी हुई हैं। खुदा ऐसे मोबाइल फ़ोन की हद से ज़्यादा चाहत और फ़रेब से बचाए, जो बड़ों तो किया अब बच्चों को भी इस तरह अपनी गिरफ्त में लिए हुए है कि तालीम से गफलत और वक्त के ज़िया के बाइस हमारी नई नस्ल की बर्बादी का सामान बन गया है।